हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र पंचोली दूसरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। फर्स्ट वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास, साहित्य और लेखन परंपरा के बारे में बात की थी। वहां पर इतिहास के बारे में बात करने के बाद में साहित्य की कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। परिभाषाओं के बाद में हमने लेखन परंपरा को शुरू करने से पहले उस प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं उनसे संबंधित कुछ एक प्रश्न बनते हैं, विशेष प्रश्न बनते हैं। उन शब्दों को लेकर के हमने प्रश्नों के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से शब्दों पर हल्का सा परिवर्तन होते ही ग्रंथ का नाम चेंज हो जाता है, बदल जाता है। उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी परंपरा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पढ़ेंगे, जिसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास होने का गौरव प्राप्त है। और उस क्लास में मैंने अंत में आपको बताया था कि प्रारंभ के जो 5 इतिहास हैं, उन 5 इतिहासों में हम पहले और दूसरे नंबर का पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर का, फिर हम चौथे और 5वें नंबर का पढ़ेंगे। जो तीसरे नंबर का इतिहास है वो इतिहास है जॉर्ज गिरियर्सन महोदय ने उसको लिखा और उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये वाला नाम है, ये ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके जो लेखक हैं ये हैं जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन, इनका क्रम है तीसरे नंबर पर। तो पहले हम तीसरे नंबर का इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि यही इतिहास हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। और इस इतिहास को पढ़ने के बाद में इससे पहले के 2 इतिहास और इसके बाद के 2 इतिहास अपन पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। माना जाता है, न कि लिखा गया, माना जाता है। हिंदी के इतिहास में विद्वानों ने प्रथम इतिहास का गौरव, देखो शब्द आया गौरव, तो ये आएगा। अगर माना जाता है तो ये आएगा। प्रथम इतिहास का गौरव जिस ग्रंथ को दिया गया वह ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये नाम है। एक बात बताना चाहूंगा, एक बार प्रश्न आया था कि आधुनिक देसी भाषा में हिंदुस्तान का साहित्य ग्रंथ के इतिहासकार कौन है या ग्रंथकार कौन है। ठीक है, उसमें प्रश्न पूछा गया, नेट के एग्जाम में आया था और प्रश्न पूछा गया कि इसके इतिहासकार कौन है। वहां पर प्रश्न फोन आए या बच्चों ने पूछा बाद में क्लास में आकर के कि सर इस नाम का आपने कोई इतिहास हमें नहीं लिखवाया, आपने लेखन परंपरा के बाद में जो फुटकर ग्रंथ हैं जो शताधिक विद्वानों ने लिखे हैं, जिनमें 40-50 का मैंने उनको लेखन परंपरा में लिखवाया था, तो कि सर ये तो उनमें भी नहीं है, शुरू के 5 में भी नहीं है, ये कौन सा इतिहास आ गया। और उसका नाम था आधुनिक देसी भाषा में, आधुनिक देशी भाषा में हिंदुस्तान का साहित्य। आधुनिक देसी भाषा में हिंदुस्तान का साहित्य। देखिए, ये इसी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है। मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है या नहीं होता? आधुनिक होता है मॉडर्न। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देसी भाषा। वर्नाक्यूलर मतलब देसी भाषा, ये इसका हो गया। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का साहित्य। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का साहित्य। वर्नाक्यूलर देसी भाषा, मॉडर्न आधुनिक, इसी का हिंदी अनुवाद। ये तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश उच्चारण है ना ये तो इस ग्रंथ का, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। जबकि इसका हिंदी नाम अगर कन्वर्ट करें इंग्लिश में से तो इसका नाम आता है आधुनिक देसी भाषा में हिंदुस्तान का साहित्य। ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? तो जॉर्ज गिरियर्सन ही है। ठीक है, तो ये एक सामान्य बात है। वहां पर जॉर्ज गिरियर्सन ऑप्शन में है। औरों का अगर हमें नहीं पता तो ये कॉमन सेंस से 100 अगर अपने प्रश्न आते हैं तो 100 प्रश्नों में यदि हम धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, एक विश्वास के साथ अगर हम पेपर को हल करते हैं, पेपर की प्रकृति को समझते हैं, तो 100 में से 5 या 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर उन्हें सही कर सकते हैं। 93 क्वेश्चन हो सकता है अपन ने मेहनत करी इसलिए हमें उनके आंसर आए,
मेहनत नहीं करी तो उनके आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन 5-7 क्वेश्चन तो अपनी सब्जेक्ट में से होते हैं जिनको मेहनत के अलावा केवल कॉमन सेंस से हम सही कर सकते हैं। तो उन्हीं में से देखो, वही बात है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर अगर नाम नहीं आता और जॉर्ज ग्रियर्सन अगर ऑप्शन में नाम है, तो ये इसका ये सोच सकते हैं कि मॉडर्न आधुनिक देसी भाषा में हिंदुस्तान का साहित्य, इसके लेखक भी जॉर्ज ग्रियर्सन है और इसी ग्रंथ का हिंदी नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। देखिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इतिहास तो अनेक लिखे गए, लेकिन हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का गौरव डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय के ग्रंथ को प्राप्त है। ग्रियर्सन ने अपना व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली बनाया। भारत में इन्होंने अध्ययन किया और उनका कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों से प्रभावित थी भारतीय जनता। भारतीय हिंदी साहित्य जगत ग्रियर्सन महोदय के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व दोनों से प्रभावित थी। ग्रियर्सन महोदय एक परिश्रमी और हिंदी प्रेमी अंग्रेज थे। परिश्रमी और हिंदी प्रेमी, हिंदी भाषा से उनको प्रेम था, इसीलिए तो उन्होंने हिंदी का इतिहास लिखा। ठीक है, आगे देखिए, ग्रियर्सन ने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया 1902 से 1909 तक। भारत में जितनी भाषाएं प्रचलित थी उनका उन्होंने सर्वेक्षण किया, उनके ऊपर अध्ययन किया। ठीक है, और उसका समय रहा 1902 से 1909 तक वो इस कार्य में व्यस्त रहे। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना, जिसके बारे में हमने बात की थी और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष है 1888। 2 कार्य हो गए। ग्रियर्सन का पहला कार्य है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करना और दूसरा कार्य है अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना, जिसका नाम आपके सामने है। तीसरा उनका जो कार्य है वो है तुलसी बाबा का वैज्ञानिक अध्ययन करना। तुलसी बाबा का उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया और इस अध्ययन का समय 1886 से 1921 माना जाता है। इस अध्ययन का समय 1886 से 1921 माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने तुलसीदास पर लगभग एक दर्जन फुटकर निबंध लिखे। उनके जीवन से संबंधित उन्होंने अनुसंधान किए, खोज किए, जो भी तथ्य मिले उनको उन्होंने लेख के द्वारा निबंधों में लिखा। तो 1 दर्जन लगभग निबंध माने जाते हैं। तो उनके जीवन के भारत में रहते हुए ये 3 महत्वपूर्ण कार्य है कि ग्रियर्सन ने अपने जीवन में कौन से 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करना, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, सन भी याद रखना है 1902 से 1909। दूसरा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, जो आपका इतिहास है जिसके बारे में हम पूरी व्याख्या करेंगे। और तीसरा कार्य है तुलसीदास के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करना। 3 कार्य ग्रियर्सन महोदय ने भारत में रहकर किए। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये आपके ग्रंथ का नाम है और इसके बारे में ये तथ्य बनते हैं। इनको देखिए, यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहलाता है। तीसरे नंबर का पढ़ रहे हैं, इसका क्रम नंबर 3। यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहलाता है। दूसरा तथ्य इसके बारे में बनता है कि सर्वप्रथम 1888 में, अभी अपन ने बात की कि ग्रियर्सन महोदय के जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन कब हुआ, 1888 में। और द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस संस्था का नाम याद रखना है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जर्नल के एक विशेषांक में यह प्रकाशित हुआ। एक बार प्रकाशित होने के बाद इस ग्रंथ को दोबारा फिर से प्रकाशन नहीं करवाया गया, पुनर्मुद्रण नहीं हुआ। तो इसका परिणाम क्या निकला कि जब एक ही प्रति प्रकाशित हुई और दूसरी प्रति का प्रकाशन नहीं हुआ तो आगे मार्केट में ये कैसे बढ़ता, अन्य आलोचकों तक, अन्य इतिहासकारों तक, अन्य हिंदी भाषा भाषियों तक ये कैसे पहुंचता। तो फिर यह ग्रंथ अनुपलब्ध हो गया। इस ग्रंथ को बाद में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने पढ़ा और पढ़ करके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन्होंने सोचा कि इसकी भाषा अंग्रेजी है, यदि हम इसे हिंदी में अनुदित कर दें तो सभी हिंदी भाषी जनता इस ग्रंथ का लाभ ले सकेगी। तो बाद में उन्होंने इसके ऊपर काम किया, तो ये प्रकाशित हुआ। देखो, एक बार प्रकाशित होने के बाद इसका पुनर्मुद्रण नहीं हुआ,
इसलिए यह ग्रंथ क्या हो गया, अनुपलब्ध हो गया। आगे देखिए, बाद में कौन आता है, किशोरीलाल गुप्त। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त इस ग्रंथ के संपर्क में आते हैं। किशोरीलाल गुप्त ने इस इतिहास का हिंदी अनुवाद करवाया, जिसका नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। दोस्तों, बाद में किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करवाया और इस ग्रंथ का नाम रखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तीसरे नंबर का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसी का हिंदी अनुवाद है आधुनिक देसी भाषा में हिंदुस्तान का साहित्य। इसी का हिंदी अनुवाद है, वो हिंदी नाम है, ये हिंदी अनुवाद है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तीन चीजें हैं, समझ गए होंगे। द मॉडर्न, ये इसका मूल नाम है, ठीक है। इसका हिंदी नाम है, हिंदी नाम अभी मैंने बताया था आधुनिक देसी भाषा में हिंदुस्तान का साहित्य, और इसी का हिंदी अनुवाद है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, तीनों चीजें उसी ग्रंथ से संबंधित है, एक ही ग्रंथ है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो बाद में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। हिंदी अनुदित ग्रंथ का, जिसका उन्होंने अनुवाद कर दिया ना, उसका प्रकाशन करवाया 1957 में। कहां से करवाया, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखने की है यहाँ पे कि जो किशोरीलाल गुप्त हैं, इन्होंने ही इस ग्रंथ को प्रथम इतिहास होने का गौरव दिलाया है। इन्होंने ही भरपूर कोशिश की है कि हिंदी की लेखन परंपरा में जो पहले इतिहास लिखे गए, ये तो एक इतिहास क्रम है। देखिए, इनसे पहले क्या लेखन परंपरा में गारसा दत्तासी ने सर्वप्रथम थोड़ी लिखा। इससे पहले 84 वैष्णव की वार्ता लिखी गई, 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई, भक्तमाल लिखा गया, बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, वो साहित्य कोश हैं। लेकिन क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास, वो भी लेखन परंपरा में ही है, लेकिन क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास गारसा दत्तासी ने पहली बार किया, इसलिए लेखन परंपरा यहीं से शुरू मानते हैं। इनके अलावा भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का, ठीक है, तो वो भी है, लेकिन गारसा दत्तासी से हम शुरुआत करते हैं। तो ये हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से प्रकाशित हुआ, और इस ग्रंथ में अगर इसके बारे में हम तथ्य तैयार करें तो तथ्यों में सबसे पहले इसकी भाषा की बात करते हैं। दोस्तों, इसकी भाषा अंग्रेजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाशन वर्ष 1888 है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ से प्रकाशित हुआ, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुआ, ये भी आप पढ़ चुके। आगे बढ़ते हैं, पद्धति की बात करते हैं। देखिए, पद्धति, सर्वप्रथम हम ग्रंथ लेखन परंपरा में बात कर रहे हैं पद्धति की, तो इसकी पद्धति है कालानुक्रम। अब जब लेखन परंपरा शुरू ही हो गई तो सभी ग्रंथों में पद्धति का जिक्र होगा, तो 2 मिनट के लिए हम पद्धति के बारे में बात कर लें। दोस्तों, इतिहास लेखन में हिंदी साहित्य में मूल रूप से 4 पद्धतियां मानी गई है, जिसमें पहली पद्धति है वर्णानुक्रमी। पद्धति की बात करते हैं 2 मिनट, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पहली पद्धति है वर्णानुक्रमी, दूसरी पद्धति है कालानुक्रमी, तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति, चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। एक बार बात करें वर्णानुक्रमी पद्धति, नाम से स्पष्ट हो रहा है अल्फाबेटिकली। क वर्ण के नाम सबसे पहले कबीर है, केशव है, गणप्पा है, कुकुरिपा है, ठीक है। क नाम के जितने भी साहित्यकार हैं या जितने भी कवि हैं, उनका वर्णन एक ही जगह होगा, एक ही क्रम में। उसके बाद में ख नाम के, उसके बाद में ग नाम के। ये पद्धति कहलाती है वर्णानुक्रमी। दोस्तों, ये पद्धति दोषपूर्ण पद्धति है, दोषपूर्ण पद्धति मानी जाती है, अवैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, अवैज्ञानिक। ये पद्धति दोषपूर्ण पद्धति है, अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, क्योंकि इस पद्धति के आधार पर हम साहित्य का इतिहास जो लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते।
बात करता हूं कालानुक्रमी पद्धति की। और ये जो वर्णानुक्रमी पद्धति है, इसका प्रयोग किया गारसदत्तासी के पूर्व इतिहासकारों ने। पिछले वीडियो में अंत में मैंने आपसे कहा था गाशी, गारसदत्तासी से पहले इतिहास लिखे गए। हाँ सर, लिखे गए। कौन से इतिहासकार? गाशी। गा मतलब गारसदत्तासी, सी मतलब शिव सिंह सेंगर। दोनों ने ही वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया। हम पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर का, जिसमें पहली बार कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया गया। पहली बार कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया गया, तो इसमें कालक्रम को आधार बनाया गया। कालक्रम को, न कि वर्णक्रम को। दोस्तों, लेखकों का परिचय देना और उनकी रचनाओं का संकलन करना ही इतिहास लेखन नहीं है, बल्कि उन कवियों, उन रचनाओं के समय तत्कालीन युगीन परिस्थितियों का जिक्र करना और उन परिस्थितियों का विश्लेषण और व्याख्या करना जरूरी होता है इतिहास में। उनका परिचय मात्र जुटाना इतिहास नहीं है। और आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास जब लिखा, तो उन्होंने आगे अपने इतिहास में कहा भी है कि मेरा उद्देश्य कवियों का परिचय देना नहीं, बल्कि एक सटीक और प्रमाणित इतिहास लिखना है। इस बात पे उन्होंने जोर भी दिया और अपने साहित्य में इस चीज को उन्होंने अपनाया भी। कालानुक्रमी पद्धति के बाद में दोस्तों आती है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहासकार या लेखक तटस्थ रहकर तथ्यों को जुटाते हैं, लेकिन इस पद्धति में व्याख्या और विश्लेषण का अभाव होता है। वैज्ञानिक पद्धति। आगे हम बात करें विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति की, यहां लिखता हूं विधेयवादी पद्धति, क्योंकि ये आगे लगातार आएगी तो यहां समझना जरूरी है इनको। विधेयवादी पद्धति। दोस्तों, विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता, अगर हम बात करें कि इसके आविष्कर्ता कौन है, तो इसके आविष्कर्ता फ्रांसीसी विद्वान तेन माने जाते हैं। इनका नाम तेन भी मिलता है और वेन भी मिलता है। एक ही आदमी है, नाम से कोई वो नहीं है कि वो नाम अलग हो गया या कैंडिडेट बदल गया। तेन या वेन एक ही बात है। प्रथम आविष्कर्ता है, ये फ्रांस से संबंधित है। दूसरी बात विधेयवादी पद्धति में है कि इस पद्धति में तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित वित्त साहित्य होता है। नंबर 1, विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता तेन या वेन माने गए हैं, जो फ्रांस से संबंधित है। दूसरी बात है कि विधेयवादी पद्धति में तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित साहित्य होता है, कि जो साहित्य लिखा जा रहा है उस युग में जो चारों तरफ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों का प्रभाव उस साहित्य में आएगा, उस साहित्य में वो परिलक्षित होगा, वो साहित्य कहलाएगा विधेयवादी साहित्य, या वो पद्धति कहलाएगी विधेयवादी पद्धति। दूसरी बात और महत्वपूर्ण है, नंबर 2, साहित्यिक प्रवृत्तियों का समावेशित साहित्य। दो चीजें हैं, देखिए, एक प्रभावित साहित्य, एक समावेशित साहित्य। ये विधेयवादी पद्धति के दोनों शब्द महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रभावित साहित्य और समावेशित साहित्य। प्रभावित किससे होगा? वो साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों से, और उस साहित्य में समावेश किसका होगा? साहित्यिक प्रवृत्तियों का। उस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है साहित्य लिखने का, किस बिंदु पर साहित्य लिखा जा रहा है, किस टॉपिक पर साहित्य लिखा जा रहा है, वो जो पैमाना है कि आदर्शवाद को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, यथार्थवाद को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, सामाजिक साहित्य को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, स्त्री समाज पर ज्यादा साहित्य लिखा जा रहा है, राजनीति पर ज्यादा साहित्य लिखा जा रहा है, यह है साहित्यिक प्रवृत्तियां, और उन प्रवृत्तियों का समावेश होता है उस साहित्य में। वो साहित्य कहलाता है विधेयवादी साहित्य। एक बात और है, यहां लिख देता हूं मैं,
नलिन विलोचन शर्मा ने एक बात कही है, नलिन विलोचन शर्मा ने एक बात कही है। वो बात क्या है देखिए, ये बात है, टिप्पणी है, ये कोटेशन है उनका कि विधेयवादी साहित्य के जन्मदाता आचार्य शुक्ल नहीं प्रत्युत गिरियर्सन है। नलिन विलोचन शर्मा मानते हैं कि सर्वप्रथम जो विधेयवादी पद्धति को अपनाए, वो अन्य आलोचकों के अनुसार या डायरेक्ट हम देखें कि विधेयवादी पद्धति स्पष्ट रूप से आचार्य शुक्ल ने अपनाई, लेकिन नलिन विलोचन शर्मा का मानना है कि इस पद्धति के जो प्रयुक्त हैं, इस पद्धति को जिन्होंने प्रयोग किया वो सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल के अलावा जॉर्ज गिरियर्सन ने भी इसका प्रयोग किया था। अब यह है कि उनके लेखन सामग्री के अनुसार ये पद्धति सटीक नहीं बैठी हो, इस पद्धति से लेखन साहित्य लिखने में दिक्कत आई हो, तो उन्होंने अपनी पद्धति कालानुक्रमी ही रखी। लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि इसके प्रयोगकर्ता या इसके प्रयोगकर्ता सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल से पहले जॉर्ज गिरियर्सन भी इसका प्रयोग कर रहे थे। ये बात नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं। तो ये विधेयवादी पद्धति के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया, वर्णानुक्रमी पद्धति के बारे में बताया, कालानुक्रमी पद्धति के बारे में बताया, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में बताया। अब ये पद्धतियां हमारे प्रारंभ में जो भी साहित्य इतिहास हम पढ़ेंगे उनमें आएगी, तो आगे हम बात करते हैं। देखिए पद्धति की अभी हमने बात करी, इसकी पद्धति कौन सी है? कालानुक्रमी। ठीक है, कालखंड के अनुसार इन्होंने साहित्य लिखा, कालक्रम के अनुसार कवियों को वरीयता दी इन्होंने। सर्वप्रथम काल विभाजन, देखिए ये चीज सबसे अलग बनाती है इस साहित्य को, जिसके कारण इस साहित्य को प्रथम इतिहास का दर्जा मिला। ये चीज काफी महत्वपूर्ण है, काफी हद तक महत्वपूर्ण है कि काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया गया। अब से पहले जितने भी साहित्य लिखे गए उनमें काल विभाजन एवं नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था, और इस ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य का जो 1100 साढ़े 1100 सालों का जो इतिहास है, उस इतिहास को इन्होंने बांटा कि ये काल ये है, ये काल ये है, इस तरह से उसका कालों में बांट करके उसका नाम भी इन्होंने दिया। तो ये पहला काम इन्होंने किया, यही चीज काफी हद तक यूनिक है इनके साहित्य में। दूसरी बात, उर्दू और हिंदी कवियों को अलग अलग किया और अन्य भाषाओं के कवियों को अलग अलग किया एवं भाषाई आधार पर। अब इस लाइन का पूरा जो सार है यह है कि भाषाई आधार पर कवियों का वर्गीकरण किया। पहला इनके साहित्य की विशेषता क्या है कि इनका जो साहित्य है उसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल का विभाजन किया गया और उसका साथ ही में नामकरण भी किया गया। दूसरी बात इनके साहित्य में है कि इनके साहित्य में उर्दू कवियों और हिंदी कवियों दोनों का वर्गीकरण किया गया, दोनों को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। इस ग्रंथ में 12 अध्याय तथा 11 कालखंड है। ये डिजिट है, डाटा है, इसको याद करना है। 12 तो इसमें अध्याय हैं और 11 इसमें कालखंड है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो किताब है, ये कौन सी किताब? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस किताब में 12 पाठ हैं, 12 चैप्टर हैं, लेकिन इस किताब में इन्होंने हिंदी साहित्य का अध्ययन किया और उस पूरे 1100 साढ़े 1100 सालों का जो वर्गीकरण किया उसको इन्होंने 11 टुकड़ों में बांटा। मुझे उम्मीद है कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे 12-11 क्या है। तो पूरा जो हिंदी साहित्य है, इस पूरे सालों का इन्होंने 11 टुकड़े किए। वो तो साहित्य के क्या है? कालखंड है 11। और इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में 12 पाठ हैं जिसमें इन्होंने और भी जिक्र किया, कई चीजें बताई। तो एक प्रश्न यहां पर यह बन जाता है कि इन 11 कालखंडों का जो उल्लेख है, ये उल्लेख कौन से अध्याय में है?
इन 11 कालखंडों का जो उल्लेख है, ये उल्लेख कौन से अध्याय में है, ये प्रश्न यहां बन जाता है और इसका जवाब हम लिखेंगे 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय में ये जो 11 के 11 कालखंड इन्होंने दिए हैं, इनका जो उल्लेख मिलता है वो इनकी पुस्तक इस ग्रंथ में 12वें अध्याय में मिलता है। ठीक है, मुझे उम्मीद आप याद रखेंगे इस चीज को। देखिए, ये जो 11 नाम है, इन 11 नामों को यहां पर मैंने लिख रखा है। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनरुत्थान, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य और ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति शास्त्र, 18वीं शताब्दी, तुलसी के परवर्ती कवि जिनमें सभी कवि हैं, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया की छत्र छाया में हिंदुस्तान। ये 11 कालखंड हैं। इन 11 कालखंडों को यदि आप याद करना चाहते हैं तो इनको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। बता देता हूं आपको, हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। चारण 15, मली ब्रज में, मुगला सू तुलसी। चारण 15, मली ब्रज में, मुगला सू तुलसी। रीति 18, तुलसी कंपनी विक्टोरिया। तुलसी कंपनी विक्टोरिया। विक्टोरिया, ठीक है। तो यहां पर ये छोटी सी लाइन है, देखो, चारण के साथ में यहां रीति शब्द है, यहां चारण शब्द है, इन दोनों के बाद में ये डिजिट आ रहा, 15 और 18, ठीक है। चारण के बाद में चारण 15, रीति 18, दोनों लाइनें इस तरह से शुरुआत करनी है। पहली लाइन की शुरुआत क्या है, चारण 15, दूसरी लाइन की शुरुआत होगी रीति 18। तो चारण 15, मली ब्रज में मुगलासु तुलसी, मली ब्रज में मुगलासु तुलसी, और इसका जो शब्द बनेगा वो है तुलसी कंपनी विक्टोरिया। ये 3 शब्द लास्ट में जो याद रखने हैं, तुलसी कंपनी विक्टोरिया। पूरा एक साथ बोले तो होगा चारण 15, मली ब्रज में मुगलासु तुलसी, और 3 शब्द हैं तुलसी कंपनी विक्टोरिया। देखिए आप, चारण काल, चारण से क्या होगा, चारण काल, ये तो हो जाएगा चारण से, ठीक है। 15 अपन ने दूसरा शब्द डिजिट लिखा 15, देखो ये 15, इस 15 से होगा 15वीं सदी का धार्मिक पुनरुत्थान, ठीक है। चारण 15, 15 के बाद में बोलो क्या है, मली है, तो मली से होगा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। मली के बाद में क्या है, ब्रज, तो ब्रज से होगा ब्रज का कृष्ण काव्य। ये ब्रज है, ये अपना मली है, ये अपना 15 है, ये अपना चारण है, ठीक है। मली ब्रज में, ब्रज में, मैं से होगा मली ब्रज में, मुगल दरबार, मैं को छोड़ दो, ठीक है, मैं को आप छोड़ सकते हो, ये जोड़ने के लिए लिख दिया इसको, है ना। तो इसको लिखो तो सही, लेकिन उसको अंडरलाइन मत करो, इससे कुछ नहीं बनेगा। मुगला, मुगला जो होगा, मुगला से बनेगा मुगल काल। चारण 15, मली ब्रज में मुगला सु तुलसी, और सु से नहीं बनेगा, और तुलसी से बनेगा तुलसीदास, तुलसी से बनेगा तुलसीदास, ठीक है। दूसरी लाइन हमने शुरू की रीति 18, रीति से बनेगा रीति शास्त्र, ये आपका रीति शास्त्र। रीति से क्या बनेगा, रीति शास्त्र। रीति के बाद में 18 था, 18 से बनेगा 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, तुलसी कंपनी विक्टोरिया, ठीक है। तुलसी के, अब तुलसी वहां पे तो क्या था, तुलसीदास, और यहां तुलसी आया, तो इसका मतलब है तुलसी के परवर्ती कवि जिनमें सभी कवि हैं। तो तुलसीदास 2 बार आया, पहला तो है तुलसीदास, इस तुलसी का तो है तुलसीदास खुद, तुलसी का युग तुलसीदास, ठीक है। और यहां पे जो तुलसी है, इसका मतलब है तुलसीदास के परवर्ती कवि, तुलसीदास के परवर्ती कवि ये है।
कंपनी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये कंपनी, और विक्टोरिया, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया की छत्रछाया में हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये 11 कालखंड है, इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। चारण 15, चारण 15, मली ब्रज में मुगला सु तुलसी, रीति 18, तुलसी कंपनी विक्टोरिया। इससे हमें 11 कालखंड याद हो जाते हैं। इनका उल्लेख अगर पूछे तो उल्लेख है 12वें अध्याय में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि यहां पर वो कहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान है, कौन सा हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कि मेरा जो ग्रंथ है जिसमें उन्होंने लिखा लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो जो लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंत में आया, उस हिंदुस्तान से मेरा मतलब क्या है। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से उनका तात्पर्य न होकर उन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तान से मेरा तात्पर्य सिर्फ हिंदी भाषा भाषी प्रदेश से है। तो ये बात ध्यान रखें कि हिंदी भाषा भाषी प्रदेश से उनका तात्पर्य है, हिंदुस्तान से मतलब। यहां पर एक बात और है कि इस ग्रंथ के सर्जन में, किस ग्रंथ के सर्जन में, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के सर्जन में ग्रियर्सन महोदय ने 18 ग्रंथों की सहायता ली। कितने ग्रंथों की सहायता ली? 18 ग्रंथों की सहायता ली, और उनकी सहायता लेकर के इस ग्रंथ की रचना की। अर्थात इसके आधार ग्रंथ माने तो आधार ग्रंथ 18 हैं, उपजीव्य ग्रंथ 18 हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 18 में से 5 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है या देखा है, बाकी को मैंने नहीं देखा। और ये जो 17वें नंबर पर जो उन्होंने उल्लेख किया वो है शिव सिंह सरोज, कि 18 में से 17वें नंबर पर शिव सिंह सरोज है, और 18 में से मैंने 5 ग्रंथों का ही अध्ययन किया है, और 5 ग्रंथों का अध्ययन करके मैंने अपने ग्रंथ की रचना कर दी। तो वो 5 ग्रंथ हमें याद रखने हैं, वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कौन से वो 5 ग्रंथ हैं जिनकी सहायता लेकर के उन्होंने इस ग्रंथ का लेखन किया। देखिए वो 5 ग्रंथ हैं, शिव की सुरा का विचित्र श्रृंगार, शिव की सुरा का विचित्र श्रृंगार। ठीक है, देखिए यहां पर जो 5 ग्रंथ हैं, इन 5 ग्रंथों में शिव की सुरा का विचित्र श्रृंगार, ये याद करते हैं लाइन, शिव मतलब शिव, सुरा, सुरा सुंदरी वाला सुरा याद कर लो, शब्द है, अर्थ होता है, कोई बेतुका शब्द नहीं है, सुरा, विचित्र और श्रृंगार। ठीक है, शिव, यहां पर एक, सु से नंबर 2 ये दूसरा, रा से नंबर 3, विचित्र नंबर 4 और श्रृंगार नंबर 5, ये 5 ग्रंथ हो गए। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, यहां पर जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। सुंदरी तिलक लिख रखा मैंने, बोल देता हूं इनको, सुंदरी तिलक, राग कल्पद्रुम, विचित्रोपदेश और श्रृंगार संग्रह। ठीक है, ये 5 ग्रंथ हैं। देखिए मैंने लिख दिया आगे, ये सूत्र आप चाहो तो उतार सकते हैं कि शिव की सुरा का विचित्र श्रृंगार से हमें जॉर्ज ग्रियर्सन के 5 ग्रंथों का नाम याद रहेगा। शिव की सुरा का विचित्र श्रृंगार में शिव आ गया, सु से सुंदरी तिलक आ गई, रा से रागकल्पद्रुम आ गया, विचित्र से विचित्रोपदेश आ गया, और श्रृंगार से श्रृंगार आ गया। दोस्तों इन रचनाओं को याद करने के साथ में इनके कवि भी हमें, इनके रचनाकार भी हमें याद करने हैं। तो राग कल्पद्रुम का रचनाकार है कृष्णानंद व्यास देव, सुंदरी तिलक के रचनाकार हैं हरिश्चंद्र, श्रृंगार संग्रह के रचनाकार हैं सरदार कवि, शिव सिंह सरोज के रचनाकार शिव सिंह सेंगर है, और विचित्रोपदेश के रचनाकार हैं कक्षेदी तिवारी। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये सुमेलित में या फिर जो साहित्य लेखन की परंपरा है उसमें पूछते हैं। आगे देखिए, इस ग्रंथ के बारे में हम
इसकी समीक्षा करें या इसका निष्कर्ष देखें कि इस ग्रंथ में क्या विशेष है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बनती है। पहले बिंदु में कहा गया कि इसका नामकरण और काल विभाजन इस ग्रंथ में पहली बार था, हमने ये पहले भी देखा। और दूसरी बात बनती है कि भक्ति काल जो हमारा हिंदी साहित्य का काल है दूसरे नंबर का, उसको इन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कह दिया। भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कह दिया। क्यों कह दिया, वो सारी बातें इसमें उन्होंने बताई है कि भक्ति काल में हिंदी साहित्य की चरमोत्कर्ष अभिवृद्धि हुई, उत्कर्ष हुआ। सभी हिंदी कवियों ने लिखा और लेखन परंपरा में भी कई धाराएं विकसित हुई। तो ये साहित्य हिंदी जो दूसरे नंबर भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना उत्कर्ष लेकर के आया है। तो इस काल को उन्होंने स्वर्णयुग कहा। तुलसीदास जो हिंदी के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, हिंदी के जातीय कवि कहलाते हैं। हिंदी के जातीय कवि तुलसीदास और हिंदी का जातीय छंद दोहा कहलाता है। तो उसी क्रम में जो तुलसीदास हैं उनके लिए इन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध के बाद अगर कोई बड़ा व्यक्ति हुआ है हिंदी में साहित्य में तो वो तुलसीदास। तो इन्होंने कहा कि तुलसीदास बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बाद या बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार है, तो इसे सबसे बड़ा या दूसरा बड़ा अवतार कहा। आदिकाल की बात करें तो आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा। आदिकाल की बात करेंगे, आदिकाल जब पढ़ेंगे तो उस काल में 18-20 नाम ऐसे हैं जो लेखकों के अनुसार आदिकाल के नाम का अलग अलग नाम सुझाए गए हैं, उनको हम याद करेंगे। उन्हीं में एक नाम आएगा, आगे फिर आएगा कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी, तो वो नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन का। कि आदिकाल को किसने चारण काल कहकर पुकारा, जॉर्ज ग्रियर्सन। रस को उन्होंने स्टाइल कहा। ये फैक्ट याद करना है कि रस जो है साहित्य में, जो काव्य शास्त्र में रस है, उसको उन्होंने क्या कहकर पुकारा, स्टाइल। इस ग्रंथ में 952 कवियों का वर्णन है। देखिए ध्यान दीजिए, इस ग्रंथ में उन्होंने कितने कवियों का वर्णन किया, 952 कवियों का वर्णन किया। और 952 कवियों में 886 कवि, संख्या की दृष्टि से देखें तो कितने कवि हो गए, 886 कवि ये शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। जो मुख्य आधार ग्रंथ है उनकी रचना का वो है शिव सिंह सरोज। और 952 कवियों का उन्होंने वर्णन किया। और 952 कवियों में 886 कवि उन्होंने कहां से लिए, शिव सिंह सरोज से लिए। ठीक है, आगे देखिए। दोष, सीमाएं। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो महत्व है उसका मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई। उन विशेषताओं के कारण ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास होने का गौरव रखता है। लेकिन इसमें जो दोष बताए गए हैं वो दोष क्या है, आलोचकों ने कौन से दोष बताए हैं, वो दोष है कि इस ग्रंथ में अवैज्ञानिक एवं त्रुटिपूर्ण वर्णन हुआ है। अवैज्ञानिक एवं त्रुटिपूर्ण वर्णन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इस ग्रंथ में जो काल विभाजन किए गए उस काल विभाजन में कहीं तो लेखकों को आधार बनाया गया, कहीं पर तत्कालीन प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया, कहीं पर राजनीतिक परिस्थितियों को आधार बनाया गया। अर्थात इन्होंने काल विभाजन किया तो काल विभाजन में इन्होंने जो आधार बनाया, एक आधार को लेकर के सभी कालों का वर्गीकरण उसी आधार पर करते तो ज्यादा तर्कसंगत होता बजाय अलग अलग आधार बनाने के। तो उन्होंने देखो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान नामकरण किया, महारानी विक्टोरिया की छत्रछाया में हिंदुस्तान नामकरण किया, तो ये दोनों नामकरणों का आधार उन्होंने क्या लिया, राजनीतिक परिस्थिति। तुलसी के परवर्ती कवि, उन्होंने तुलसी के जैसे तुलसीदास के नाम, तो कवियों के नामकरण, कवियों के नाम को उन्होंने आधार बनाया। तो साहित्य में जो उन्होंने वर्गीकरण किया काल विभाजन का, वो इसीलिए उनका पहला विभाजन दोषपूर्ण माना गया कि उन्होंने जो काल विभाजन का जो आधार बनाया, लिख देता हूं मैं यहाँ पर समझने के लिए, कि जो काल विभाजन का जो आधार है वो काल विभाजन का आधार अलग अलग है। एक आधार लेकर के वो बनाते तो वो ज़्यादा बढ़िया होता
क्योंकि कहीं पर तो राजनीतिक परिस्थितियां है, कहीं पर राजनीतिक परिस्थितियों का आधार बनाया गया, कहीं पर कवियों के नाम को आधार बनाया गया, कवियों के नाम को आधार बनाया गया, कहीं पर तत्कालीन परिस्थितियों को आधार बनाया गया, तत्कालीन परिस्थितियों का आधार बनाया गया। तो आधार बनाया तो उन्होंने अलग आधार की वजह से ये क्या हो गया, अवैज्ञानिक हो गया और त्रुटिपूर्ण हो गया। दूसरी बात आती है कि हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि से यह उनका केंद्र बिंदु नहीं बन सका। इसका मतलब है कि हिंदी के जो अध्येता है, जो अध्ययन करता है, जो पाठक वर्ग है, उन पाठक वर्गों की दृष्टि से ये उनका केंद्र बिंदु नहीं बन सका, उन्होंने इसमें ज़्यादा रुचि नहीं ली। दोस्तों इसका कारण है सीधा सा कि इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ये साहित्य है। बाद में इसी समस्या को, इसी चीज से अवगत होकर के डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने समझा कि बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, हिंदी का इतिहास होने की वजह से ये हिंदी साहित्य में एक अमूल्य निधि है साहित्य की, तो इसका अगर हम हिंदी अनुवाद कर देते हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसी चीज को समझ करके डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये जो कारण है वो यही है कि ये क्यों नहीं बन सका है अध्येताओं का केंद्र बिंदु, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जॉर्ज गिरियर्सन के इतिहास की बात की। जॉर्ज गिरियर्सन के इतिहास का प्रकाशन, उसकी पद्धति, उसके अंतर्गत विशेष जो प्रयास किए गए, जिनमें कवियों का वर्गीकरण है, सीमाओं का उनके काल विभाजन और उसके नामकरणों का वर्गीकरण है, कितने अध्याय हैं, किस हिसाब से वो साहित्य लिखा गया, क्या उसके दोष रहे, क्या उन्होंने उपमाएं दी, आदिकाल को उन्होंने चारण काल कहा, भक्ति काल को उन्होंने स्वर्ण काल कहा हिंदी साहित्य का, बुद्ध को उन्होंने, बुद्ध के बाद तुलसी को दूसरा बड़ा अवतार बताया। तो जो भी विशेषताएं उन्होंने पहली बार प्रयुक्त की, जो आगे आने वाले आलोचकों या समीक्षकों या इतिहासकारों को अच्छी लगी, और सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास का दर्जा दिलाने का, वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हैं। इसके बाद में मैंने आपसे जैसे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि गिरियर्सन का इतिहास तीसरे नंबर पे आता है और इससे पूर्व के दो इतिहासकार हैं। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा, अगला लेक्चर होगा, उसका टॉपिक होगा गिरियर्सन से पूर्व के इतिहास का। गिरियर्सन से पूर्व के इतिहासकारों में मैं बार बार आपको रिपीट करना चाहूँगा, रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वो शब्द याद हो जाएं। वो दो हैं, गाशी, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। दोनों को अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर कंटिन्यू रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।